हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। मेरा मार्कर और इस एपिसोड में आज हम एक नए चैप्टर पर आते हैं, नए टॉपिक पर, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, इसमें उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में है। एटॉमिक फिजिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है और अगर ये एक सागर है तो आपके सिलेबस में बस एक लोटा पानी है। ठीक है, तो आपको बस उतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप अपने केमिस्ट्री कोर्स में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपने ऑर्बिट्स यानी सेल के बारे में पढ़ा होगा, ऑर्बिटल्स उनके बारे में पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रॉनों की सब ऑर्बिट्स यानी कि ऑर्बिटल्स में फिलिंग कैसे होती है, जो पाउली के रूल पर बेस्ड है, वो भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। एनर्जी लेवल्स उन सब ऑर्बिटल्स के कैसे हैं, ये सब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एटॉमिक फिजिक्स है, इसमें जो आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें आपको जो पढ़ना है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी चर्चा ना करके सिर्फ हम आज केवल एटम के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एपिसोड से मैं आपका सिलेबस शुरू करूँगा। तो जस्ट यहाँ पर देखिए, संसार में जो सारा मैटर हम देख रहे हैं वो एटम से बना है, ये आप जानते हैं। एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, आप वो भी जानते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम में एक हाईली डेंस रीजन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी में उसको बोलते हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, नाभिक, जानते हैं। इस नाभिक या न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, केवल प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे ये जो प्रोटॉन है ये बाय नेचर पॉजिटिव, प्रोटॉन यहाँ है, सॉरी, तो प्रोटॉन जो होता है उसको नेचर ने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ठीक है, और एक प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये भी बात आप जानते हैं। तो प्रोटॉन पर चार्ज हुआ पॉजिटिव, और प्रोटॉन का जो मास होता है इस पर अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। तो अब आते हैं न्यूट्रॉन पर। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, यानी न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी नाभिक, वो
पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया है, ठीक है, एक एटम का पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्सा है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्से यानी न्यूक्लियस के आउटर साइड में ऑर्बिट्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, इनको सेल्स भी बोलते हैं। ये पहली सेल या पहला ऑर्बिट, ये दूसरा सेल यानी दूसरा ऑर्बिट, और ये तीसरा सेल यानी तीसरा ऑर्बिट। इसी प्रकार चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, सातवां सेल, ठीक है। ऐसे ढेर सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस एटम में, इस पर डिपेंड करेगा। उसी के अनुसार ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती जाती है। देखो, इन्हीं ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, वो भी आप जानते हो। ऑर्बिटल्स आपने 4 टाइप के पढ़ रखे होंगे केमिस्ट्री में, आपको ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ये सब जानते हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स में यानी इन्हीं सेल में कुछ जगहों पर ये सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल्स कह लो, नहीं ऑर्बिटल्स कह लो या सब ऑर्बिट कह लो, सब सेल्स भी बोलते हैं इनको, s p d f, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ये भी आप जानते हो। क्यों पेयर्ड होते हैं? मिनिमम एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए। ये सब आप जानते हो, तो इन चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर सेल या ऑर्बिट की बात करेंगे, ठीक है। इनको भूल जाइए, इन सब की बात नहीं कर रहे, सब आपने केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे आइए, तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं जो कि इसी सेल्स में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर पाए जाते हैं। और केमिस्ट्री में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप अच्छे तरीके से सब चीज़ें जानते हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। हालांकि हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पूरी आपके सिलेबस की, ठीक है, ऐसे ही मैंने बना दिया है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको काउंट मत करने लगना केमिस्ट्री की तरह, जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए। तो ना ये जो न्यूक्लियस है ये तो आया आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी न्यूक्लियस। ये हैं इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर बाय नेचर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज होता है -1.6 और 10⁻⁻19 कूलॉम, नेगेटिव चार्ज। और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन का है उसके इक्वल होती है, बस नेचर अपोजिट होता है। और नेचर में जितने एलिमेंट पाए जाते हैं सभी के एटम्स में एक खास बात होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरा जो एटम है, यानी पूरा एटम वो न्यूट्रल होता है, पूरा एटम न्यूट्रल होता है। और समझ में आया, पूरा एटम न्यूट्रल होता है। अब देखो, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो
पहले इलेक्ट्रॉन का मास लिख लेते हैं थोड़ा। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो 1839 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन का मास याद है तो हम आसानी से मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो खैर जनरल नॉलेज हो गया आपको, जो सबको आपको अच्छे से पता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं क्योंकि अभी हमको इन पर फोकस नहीं करना है, ये सब तो आपको याद ही हैं। ठीक है, और SPDF जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, या तो आपने पढ़ रखी है तब आपको पता है। हम केवल यहाँ पर फोकस करते हैं। तो देखो, ये जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है यानी जो सेल होता है, इसको पहला ऑर्बिट बोलते हैं, फर्स्ट सेल। ठीक है, और इसको एक क्वांटम नंबर दी जाती है, वो होती है 1, और क्वांटम नंबर को लिखते हैं स्मॉल n से। तो n = 1, n = 1 का मतलब क्वांटम नंबर 1 सेल मीन्स पहला सेल या पहला ऑर्बिट। और इसको K भी लिखते हैं, K। अगर कहीं लिखा हो सेल K या ऑर्बिट K, तो आप समझ जाएंगे कि ये n = 1 यानी पहले ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट सेल। दूसरे सेल को बोलते हैं L, तीसरे सेल को बोलते हैं M, चौथे सेल को बोलते हैं N। तो पहला सेल K, दूसरा सेल L, तीसरा सेल M, फिर चौथा सेल N, पांचवा सेल O, छठा सेल P और ये Q। ऐसे ज़्यादातर हमारा ये साथ में ही काम चल जाता है। इसको क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3, क्वांटम नंबर 4, क्वांटम नंबर 5, क्वांटम नंबर 6, क्वांटम नंबर 7, ऐसे इनको डिनोट करते हैं। समझ में आया? तो अब हम आते हैं पहले सेल पर, थोड़ा ध्यान देते हैं, या पहले ऑर्बिट पर। n = 1 K पहला ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट पर ज़रा ध्यान दो। तो ये पहला ऑर्बिट जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। न्यूक्लियस हमारा जो न्यूक्लियस है जिसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो न्यूक्लियस हमारा केवल पॉजिटिव चार्ज्ड है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन पर ही चार्ज है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाला जाता है, 4πε0। ये हो गया Q1, ये Q2 और r²। और उसकी एक डायरेक्शन होती है जो आप जानते हैं कि आपस में मिलाने वाली लाइन। Q1 यहाँ पर पूरे न्यूक्लियस का चार्ज है और Q2 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये वाले इलेक्ट्रॉन। मान लो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उनका चार्ज, तो वो है Q1। Q1 मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय r², तो मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r²। ये होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा हमारा r बढ़ेगा फोर्स उतना घटेगा, और जितना r डाउन होगा फोर्स उतना स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑर्बिट है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, यानी r बहुत स्मॉल है। तो यानी इस पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, यानी फोर्स जो कि अट्रैक्शन मोड में है, बहुत हाई होगा। ये बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होगा
इस न्यूक्लियस से। इसके चलते इसकी जो एनर्जी है वो बहुत लो होगी। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे दूर है, नेक्स्ट ऑर्बिटल पर आते हैं, ऑर्बिट पर आते हैं, n नंबर 2 पर। इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं, ये ऑर्बिट का जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो अब न्यूक्लियस से दूर है थोड़ा पहले की अपेक्षा। तो यानी इस पर लगने वाला, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस से वो थोड़ा वीक हो जाएगा। सिमिलरली n = 3 यानी तीसरे ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन और वीकली बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो ये वीकली और ज़्यादा बाउंडेड हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी उससे थोड़ी लेस और इनकी एनर्जी सबसे लेस। लेस का मतलब यह है कि इनकी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर हाईएस्ट होती है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव फोर्स में निगेटिव होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा निगेटिव होगी, अमाउंट ज़्यादा होगी बट ओवरऑल निगेटिव होगी। तो अगर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आप पॉजिटिवली दे भी दो तो भी उसकी ओवरऑल एनर्जी लेस हो जाती है। जैसे मान लो फर्स्ट जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे n = 1 में, यानी पहले वाले ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, और सेकंड वाला जो ऑर्बिट है ये सेकंड ऑर्बिट यानी n = 2l, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे लेस निगेटिव होगी वैल्यू में, तो मान लो 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को बारी बारी से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी दे दें, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो जो टोटल एनर्जी जो बनेगी वो इधर बनेगी -35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर बनेगी -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में। तो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि देखो ये लेस निगेटिव नंबर है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्शन के साथ ज़्यादा निगेटिव हो जाती है, इसीलिए जो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लीस्ट एनर्जी वाले होंगे, उसमें निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा होगा, बस इतना समझ लो। इसीलिए जो पहला जो ऑर्बिट होता है यानी n = 1, इसको बोलते हैं लीस्ट एनर्जी ऑर्बिट, और धीरे धीरे ऑर्बिट की एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है। यानी इस ऑर्बिट में सबसे लीस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिनके पास इससे ज़्यादा एनर्जी है वो इसमें सर्वाइव करेंगे। इसकी ये तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी लेवल उससे हाई होगा, इसका मतलब जिनके पास लेवल इस सेकंड वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों से तो वो थर्ड में चले जाएंगे, ऐसा ही है। तो वो फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के साथ। सेल में भी जैसे ऑर्बिट में आपने पहले देखा था ना, पहले s में भरते हैं, फिर p में भरते हैं, फिर d में भरते हैं, फिर f में भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भी पहले लीस्ट एनर्जी स्टेट में वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर उससे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर उससे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग है ऑर्बिटल्स में वो पहले लीस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में होगा, फिर जैसे s में होगा, आप अगर ये जानते हो, फिर उससे हाई एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उससे ऊपर वाली एनर्जी में। तो सेम रूल इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग का यहाँ
ऑर्बिट्स में भी चलता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप होगा वो सबसे लीस्ट ऑर्बिट वाले, सबसे लीस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिट या सेल में होगा। ठीक है, चलो खैर ये तो हो गया एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनों का मतलब अट्रैक्शन, इसके बारे में कॉमन जानकारी। ठीक है, इतना आपको अभी जो फिजिक्स कोर्स है ये सब नहीं पूछा जा रहा है फिलहाल। आप थोड़ा बस केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री से इसको कोरिलेट कीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री ये सब आता है तो कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी आप ये मत समझिए कि ज़्यादा डीप में जानना ज़रूरी है, यहाँ पर आपके सिलेबस में ये सब नहीं है। ठीक है, मतलब इतना नहीं है कि आप इसके और डीप में जाएं, जो समझा रहे हैं उतना समझ लो, यही एनफ है। देखो अच्छा अब आगे आओ, देखना ध्यान से देखना। ये देखो, एक मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया एग्जाम्पल के लिए, ये वाला जो कि एल सेल में है, यानी n इक्वल टू 2, यानी दूसरे ऑर्बिट में है, दूसरे सेल में है इलेक्ट्रॉन, सेल से इतनी डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ये कहीं से एनर्जी पा जाए, ये कहीं से अगर एनर्जी इसको मिल जाए, इसको एक एनर्जी कहीं से मिल गई, थर्मल एनर्जी मिल गई, तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, मतलब इसके पास एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर अपने से हायर एनर्जी वाले सेल में जंप कर जाएगा। हो सकता है ये L इक्वल टू, ये L में था तो ये M में जंप कर जाए, या आगे भी जंप कर सकता है। ठीक है, तो ये जब यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो अपनी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट या सेल में ट्रांसफ़र मार देता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन ये यहाँ पर बहुत देर रह नहीं पाता है, ये यहाँ पर बहुत देर रह नहीं पाता है। और इलेक्ट्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर में नेचर होता है कि ये बहुत लेस टाइम में, यानी 10⁻⁸ से 10⁻⁻6 सेकेंड में, सिर्फ इतने टाइम स्पैन में ये वापस भाग आता है, ये वापस अपनी लोवेस्ट एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है, लोवेस्ट एनर्जी वाले सेल में वापस आ जाता है जहाँ से बिलोंग करता है। तो जब ये वापस आता है तो वापस आने में उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी लूज कर देता है, मतलब एनर्जी को छोड़ देता है। और जो एनर्जी को वो लूज करता है वो फोटॉन्स के रूप में निकालता है, फोटॉन्स। जो एनर्जी वो एक्साइटमेंट के बाद डी एक्साइटमेंट में रिलीज करता है वो फोटॉन के रूप में निकालता है। इस प्रोसेस में बोलते हैं टोटल की टोटल एटम हमारा एक्साइटेड हो गया, टोटल हमारा एटम एक्साइटेड हो गया। हालांकि एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, बट इलेक्ट्रॉन इज ए पार्ट ऑफ द एटम। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ये एटम एक्साइटेड हो गया, तो ये एटम अपनी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और वहाँ पर थोड़े समय बाद अपनी एनर्जी वापस कर देगा और वो एटम वापस डी एक्साइटेड हो जाता है और वो वापस अपने लोअर ऑर्बिट या लोअर सेल में या लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। और जो एनर्जी वो इमिट करता है इस प्रोसेस में वो फोटॉन्स के रूप में होता है। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ थी। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन एनफ है पहले एपिसोड में। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा आगे यूज करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम हाइड्रोजन एटम के बारे में स्टडी करेंगे और वो स्टडी हम नील्स बोर साइंटिस्ट के मॉडल पर करेंगे। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे
जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया था। हालांकि उनका मॉडल जो है वो सभी एटम्स पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि उन्होंने जो एजम्पशन दिया था, जो चीज़ें उन्होंने एज्यूम की थी कि ऐसा होगा, वो मतलब सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हो पाया हर चीज मतलब एटम पर। बट हाइड्रोजन एटम के लिए वो एक मतलब बढ़िया तरीके से अप्लाई हो पाया। तो वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पर ही काम करता है, लेकिन वो मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आपके सिलेबस में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान से इसको देखिए।